दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। सबसे पहले बताएं। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। आप ये 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। अमित शाह जी, I challenge you. सोनिया गांधी not even voted the election. Can you prove it? 2 दिनों से लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही बहस का जवाब देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जब खड़े हुए तो हंगामा इतना क्यों बढ़ गया कि विपक्ष ने बीच भाषण में वॉकआउट कर दिया, वो लोकसभा से बाहर चले गए। अमित शाह जब अपना भाषण दे रहे थे तो रह करके राहुल गांधी से उनकी झड़प क्यों हुई? राहुल गांधी ने किस बात पर अमित शाह को लोकसभा के अंदर चैलेंज कर दिया और अमित शाह ने किस बात पर उंगली दिखा करके राहुल गांधी को यह कह दिया कि मेरे बोलने का क्रम आप तय नहीं करेंगे? लोकसभा में जबरदस्त बहस और हंगामा हुआ है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा लोकसभा में ही कंगना रनावत ने चुनाव सुधारों पर बात करते हुए विपक्ष के किस हंगामे का जिक्र कर दिया, यह भी आपको बताएंगे। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में जयराम रमेश ने वंदे मातरम गीत पर बोलते हुए किन किताबों का जिक्र करके बीजेपी और आरएसएस को इतिहास याद दिलाई, इसकी भी जिक्र करेंगे। और बात यह भी होगी कि लोकसभा से वॉकआउट करके बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह पर क्या आरोप लगाए। कुल मिलाकर के आज की संसद रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है। करना आपको इतना है कि आखिर तक साथ बने रहिए। दस दिसंबर 2025 संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन। लोकसभा और राज्यसभा में हमेशा की तरह कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में पहले 1 घंटे प्रश्नकाल चला और राज्यसभा में पहला 1 घंटा 0 आवर के लिए आरक्षित रहा, 0 आवर चला। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधारों पर जो चर्चा शुरू हुई थी, मतलब कल जो चर्चा शुरू हुई थी, वो आगे बढ़ी और राज्यसभा में वंदे मातरम पर जो चर्चा कल शुरू हुई थी वो आगे बढ़ी। तो आज हम इन दोनों चर्चाओं से कुछ चुनिंदा भाषण, चुनिंदा संबोधन आपके लिए निकाल करके लाए हैं, पक्ष विपक्ष दोनों से। पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में शाम करीब 5 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और वो खड़े इसलिए हुए क्योंकि चुनाव सुधारों पर जो चर्चा चल रही थी उसका उन्हें जवाब देना था। जवाब देने के लिए खड़े हुए अमित शाह ने बात शुरू की, गिनाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि कैसे आज़ादी के बाद से चुनाव सुधार हुए जब देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कांग्रेस का शासन था। बोलते बोलते अमित शाह ने जिक्र किया राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाषण समाप्त हो जाए। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना। दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम
14 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब अमित शाह ने राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने आसन से मांग की कि चूंकि मेरे नाम का जिक्र हुआ इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। बीच में थोड़ी नोकझोंक हुई, आखिर में उनको बोलने का मौका मिला। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। मामला यहीं नहीं रुका, अमित शाह ने आगे बोलना शुरू किया और उन्होंने उस नोटिस का जिक्र किया जो दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को दिया है। अमित शाह के इतना कहने के बाद बवाल मचना लाजमी था। कांग्रेस की तरफ से टोका टोकी हुई और आखिर में ये सफाई आई कि सोनिया गांधी ने उस इलेक्शन में वोट नहीं दिया था। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी
इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बनाना चाहिए। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहाँ क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे जवान याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in a court. Actually, what happens is, Rosaville Court, some senior filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue Court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. तो इसी तरीके से हर थोड़ी देर में अमित शाह के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में झड़प होती रही। मामला किसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब अमित शाह अपने भाषण के आखिरी हिस्से में पहुंचने वाले थे, तभी विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सुनिए। पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए, मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर, सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से आप लोग डर गए? नहीं, हम कहाँ डरे। ये तो हुई राहुल गांधी बनाम अमित शाह की बात। अब आपको बताते हैं कि आज सुबह जब लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने क्या कहा। तो बीजेपी की सांसद हैं, अभिनेत्री हैं कंगना रनावत। कंगना रनावत ने इस मुद्दे पर बात रखने के लिए वो खड़ी हुई, और जब वो बात रखने के लिए खड़ी हुई चुनाव सुधारों पर, तो उन्होंने बोलना शुरू किया विपक्ष की कार्रवाइयों पर। उन्होंने बोलना शुरू किया कि कैसे विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा, लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे
किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे, तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया, मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और कंगना रनावत के बाद जिस सांसद को हमने चुना है, जिनका भाषण हम आपको सुनाना चाहते हैं, उनका नाम है शताब्दी रॉय। शताब्दी रॉय टीएमसी की सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से आती हैं, लिहाजा चुनाव सुधारों पर बोलते हुए उन्होंने बिहार चुनाव और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, शो में जो बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरस और टॉर्चर करने के लिए, इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए। जैसे आधार कार्ड, तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे, उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के, बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक पे क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगांव में क्या हुआ?
अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए, ब्लैक मनी खत्म कर नहीं पाए, फिर भी ये नोटबंदी और एक टॉर्चर ही है। अभी इसका नया फॉर्मेट है SIR, ये भी टॉर्चर करके लोगों को मार रहे हो, ये भी और एक फॉर्मेट से आप बता रहे हो। अब बारी है बीजेपी के सीनियर नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद पुराने नेता है, लिहाजा वो बोलने की कला जानते हैं। रविशंकर प्रसाद ने हंसते मुस्कुराते हुए कांग्रेस पर कई तंज किए, सुनिए। इन्होंने एक भी शिकायत क्यों नहीं की बिहार में सर? इतना घूमे राहुल गांधी, पिकनिक मनाया भाई बहन एक गाड़ी मोटरसाइकिल मसले भी पकड़ा, आप ही कहते ना इतना मनाया। सर मोटरसाइकिल की यात्रा तो बड़ी रोचक थी सर, इसमें कोई शक नहीं। लोग सड़क का सवासी भाई बहन एक साथ हेलमेट पहनकर जब बिहार की सड़कों पर घूमे तो उसका दो संकेत गया, भाई बहन में प्रेम बहुत है, अभिनंदन, और बिहार की सड़कें अच्छी हैं, बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हैं। कौन कहाँ गिरता पता नहीं रहता, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा हो जाता। लेकिन सर अगेन आई कम टू द फंडामेंटल पॉइंट, व्हाई द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट फाइल एनी ऑब्जेक्शन ऑन SIR। सर एक बार 4-5 लोग को दिल्ली लेकर के आए थे फोटो में, और जब वो घर गए कहे कि हमको जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे, हमको वोटर है ये। अरे भाई थोड़ा होमवर्क तो करिए मिस्टर वेणुगोपाल प्लीज, क्या क्या करते रहते हैं आप लोग। अगर मालूम करते तो हम ही कह देते मिस्टर वेणुगोपाल इट इज अ डेंजरस स्लिपरी रोड, प्लीज check your facts. I have always thought that you do your homework well, okay? But here it looks like you are following your leader in a very big way. Please don't do that. You are the head of your organization. Do it more diligently. Sir, kindly address the chair, sir. Sir, with greatest respect, sir. अगर हमारे दोस्त हैं तो कभी-कभी थोड़ा पार्लियामेंट्री रिपार्टी होने दीजिए। Now, sir, there is one issue, sir. I'm grateful you have given me a lot of time, sir. There is one last issue which I have to mention. He always said, why you remove after 45 days? Why this? अरे भाई सिंपल जवाब है, इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने का लिमिटेशन है 45 days. Within 45 days you have to file. If you file, then the things follow. तो सर ये जो बार बार कह रहे हैं ये क्यों नहीं किया, वो नहीं। सर इस देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने वोटर हैं, इलेक्शन तो होता रहता है। इसका क्या मतलब है कि पूरा जो वीडियो है उसको 50 साल तक मेंटेन किया जाए? व्हाट इज द लॉजिक यू आर सेइंग? यू डोंट फाइल इलेक्शन पिटीशन। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की जब बारी आई तो उन्होंने बिहार चुनाव में जो बीजेपी को जीत मिली है उसके लिए शुक्रिया अदा कर दिया चुनाव आयोग का। माननीय सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल एक आदरणीय मेंबर उन्होंने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया इलेक्शन के जीत के लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनको धन्यवाद देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वो इसलिए सर क्योंकि SIR के तहत इन्होंने इतनी गड़बड़ियां की कि उसका जोखा लेखा करना ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया कि फॉर्म 6 में इंक्लूजन और ऑब्जेक्शन में लगभग 17 लाख आए, लेकिन इन्होंने सारे 21 लाख जोड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं ये सारे 4 लाख या 4.6 लाख वोटर्स कहां से ऐड हुए, और डुप्लीकेट वोटर जो 1,20,000 बताया जा रहा है वो कहां से आए, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान एक बीजेपी के एक्स MP ने पुराना दिल्ली में भी ट्वीट किया वोट देते हुए, और फिर दिल्ली के अलावा जब बिहार में इलेक्शन हुआ उसमें भी वोट देते हुआ। तो इस तरह की अगर SIR की रहेगी तब फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मेरा कहना ये है सर कि ये SIR जो है ये सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रिगिंग है, और जिसके वजह से बिहार की सरकार बनी।
तो कुल मिलाकर के लोकसभा में इतना ही हुआ। अब बारी है राज्यसभा की। जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बताया कि राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, और वंदे मातरम पर जो चर्चा हुई लोकसभा राज्यसभा दोनों में, उसमें आज इस चर्चा में भाग लेते हुए जयराम रमेश, कांग्रेस के सांसद, उन्होंने जिस तथ्यों के साथ किताबों का जिक्र करते हुए, एक एक चिट्ठी पत्री का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी, वो काबिले तारीफ है। और इसका काउंटर बीजेपी की तरफ से अगर आएगा तो वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप जयराम रमेश जो कह रहे हैं इस मसले पर वो सुनिए। आज नेहरू का बदनाम सिर्फ नेहरू का बदनाम नहीं हो रहा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाम रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है? ये क्या मजाक कर रहा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बदनाम, निकले हैं नेहरू जी का अपमान करने। पर असली बात है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन के लेखक, गीतांजलि के लेखक, नोबेल पुरस्कार 1913 में उनका अपमान किया है और कहते हैं नेहरू ने तुष्टीकरण किया। सर, बंकिम बाबू के बारे, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आखिरी वक्त उन्होंने बंगला में, बंगा दर्शन में 1880 और 1885 के बीच में कुछ लेख लिखे। वो बंगाली में तक ही सीमित थे। 2002 में इसका अनुवाद किया गया, और इसका अनुवाद, सर मेरी बंगाली को माफ कर दीजिए, हम ये बंगला बोलते पारी, बुझते पारी ना, बोलते पारी ना, बुझते पारी, सॉरी। इस किताब का नाम है इक्वालिटी। सौम्यो, 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 इक्वालिटी। इसका अनुवाद किसने किया सर? बिबेक डिब्रॉय। बिबेक डिब्रॉय कौन है? जाने माने अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, मेरे अच्छे मित्र थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहांत हो गया, पर बिबेक डिब्रॉय ने यह किताब लिखी है, और इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद समस्या है। हमारा इतिहास जातिवाद का इतिहास है, और इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इक्वालिटी की बात की है: गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और जॉर्ज जैकस रूसो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रेरणा स्रोत थे। तो आज जब हम बंकिम चंद्र जी को याद करते हैं, इस बंकिम चंद्र को भी याद कीजिए जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच में मिलन की बात करते थे। वही बंकिम चंद्र जी जिन्होंने यह सौम्य लिखा, जिसमें कहा गया है कि भारत के समाज पर शाप है, भारत की संस्कृति पर जातिवाद एक भयंकर शाप है। उसको तो आप भूल जाते हैं और वंदे मातरम का मंत्र जपते रहते हैं। फर्क यही है गृह मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस में, कि गृह मंत्री अपने चेहरे पर नाराजगी दिखाते हैं तुष्टीकरण जब कहते हैं, पर लीडर ऑफ द हाउस हंस के तुष्टीकरण कहेंगे। तो हमें चुभता नहीं है इतना, पर मुझे कोई शक नहीं है कि वो भी तुष्टीकरण की बात करेंगे। सर, तुष्टीकरण का माने क्या है सर? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक के साथ कोalition गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है लाहौर में, वो तुष्टीकरण नहीं है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली जुली सरकार बनाती है, वो तुष्टीकरण नहीं है। जब 4 जून 2005 को भारत रत्न, सर 2 मिनट में, सर 2 मिनट में, सर 2 मिनट समाप्त करें। नहीं, सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय लिमिटेड है। प्लीज सर
बैठिए बैठिए सर, मैं चुपचाप यहाँ 10:30 से रात तक बैठा रहता हूँ। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं। सर, 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं कराची को और किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वो जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। वो तुष्टिकरण नहीं है। 2009 में जिन्ना की एक बायोग्राफी छपती है। उसके लेखक कौन है? वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। नेहरू से इतनी नफरत कि आप जिन्ना को गले लगाओगे। आपने लिख कर दिया तो सर, प्लीज नो, मैं यही कहूंगा सर, भाई आप समय देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट डिस्कस विद मी, प्लीज सर, मैं यही कहूंगा अंत में, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, हमें इतिहास पढ़ाया गया है विभाजन के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, अलग से उस पर बातचीत करेंगे। पर एक ही बात कहूंगा कि इस पूरा डिबेट का मकसद नेहरू को बदनाम करने के लिए है। इस पूरा ये एक प्रोजेक्ट का अंग है और ये प्रोजेक्ट इतना भयंकर प्रोजेक्ट है कि एक सीधा साधा विनम्र सोबर रक्षा मंत्री भी इसके जाल में आ जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की बात तो हमने आपको बता दी। अब बारी है ये बताने की कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो बैठक हुई उसका एजेंडा क्या था। तो जानकारी यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के सिलेक्शन के लिए ये लोग मिले थे। ये जो सिलेक्शन है ये करने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर है। ये नियुक्तियां काफी लंबे समय से चल रही हैं। तो इन्हीं नियुक्तियों को लेकर के आज ये बैठक हुई। जानकारी जो सूत्रों के हवाले से आई है, आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि जो नाम सरकार की तरफ से सुझाए गए, राहुल गांधी ने उन पर ऐतराज जताते हुए अपना डिसेंट नोट सरकार को दिया है। लेकिन बहुमत सरकार के पास है, तो सरकार जो चाहेगी, जिन लोगों को इस पद पे बिठाना चाहेगी, वो चुने जा सकते हैं। अब आखिर में आपको बताते हैं कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जब संसद भवन परिसर पहुंची और पत्रकारों ने उनको घेरा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उनके भाई राहुल गांधी विदेश दौरे पे जाने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से खासतौर पे सोशल मीडिया पर इस पे काफ़ी टीका टिप्पणी हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आधे टाइम तो विदेश में रहते हैं, तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, अगर वो विदेश जा रहे हैं तो उस पर कैसी टीका टिप्पणी होनी चाहिए, क्यों टीका टिप्पणी होनी चाहिए? सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। आप राहुल जी जर्मनी जा रहे हैं, उसको लेके सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष से, कह रहे हैं कि राहुल जी मोदी जी spend almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? Thank you so much, ma'am. तो आज की संसद रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखिए, जब संसद चलता है तो कितना अच्छा लगता है। इन 2 दिनों में लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई, आपने सुना सांसदों ने क्या कहा, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के। और राज्यसभा में हमने देखा कि वंदे मातरम पर जो चर्चा हुई उसमें क्या कुछ निकला। लोकसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हो चुकी है। अब जब लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा पूरी हो जाएगी तो ये चर्चा राज्यसभा में शुरू होगी। तो फिलहाल आज के संसद रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रिपोर्ट, हमारी कोशिश कैसी लगी।